जय हिंद। बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं जैव प्रक्रम, या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, या बोलें कि एक ग्रुप बना के या एक साथ मिलके जीवों के शरीर का अनुरक्षण करेंगे, या बोल लें उनके शरीर की देखभाल करेंगे, उसी को हम बोलेंगे जैव प्रक्रम। अनुरक्षण का मतलब होता है सीधा सीधा कि किसी भी जीवधारी के शरीर की देखभाल करना। तो जैव प्रक्रम में कुछ ऐसे प्रक्रम आते हैं, या बोल लें कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जो एक साथ मिलेंगे और किसी भी जीव के शरीर का अनुरक्षण करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो एक जीव के शरीर का अनुरक्षण कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले आता है पोषण, दूसरा आता है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। और अगर हम जनन की बात करें, क्या जनन किसी भी जीव के शरीर का अनुरक्षण कर सकता है? तो जनन किसी भी जीव के शरीर का अनुरक्षण नहीं करेगा। बाकी ये सारी चीज़ें मिलके जीव के शरीर का अनुरक्षण करेंगे। तो जनन किसी भी जीवित शरीर का अनुरक्षण नहीं कर सकता है। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें जब एक साथ कार्य करेंगी तब किसी जीव के शरीर का अनुरक्षण किया जाएगा, या बोल लें किसी भी जीव के शरीर की देखभाल या रख रखाव किया जाएगा। तो बात करें ये पोषण कर क्या सकते हैं। पोषण में होता क्या है? पोषण में सबसे पहले सरल पदार्थ को जटिल बनाया जाता है। जटिल पदार्थ बनाया जाएगा। सरल पदार्थ को हम जटिल बना सकते हैं, और इसी जटिल पदार्थ को हम तोड़ेंगे, फिर से किस में परिवर्तित कर लेंगे? सरल पदार्थ में। तो सरल पदार्थ को जटिल में परिवर्तित करना कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। और इन जटिल पदार्थों को फिर से सरल बना लेना कहलाता है पाचन। तो पोषण में हम दो काम करेंगे। सरल पदार्थ को हम जटिल पदार्थ में प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा जटिल पदार्थ बनाएंगे, और जटिल पदार्थ को हम फिर से सरल बनाएंगे पाचन विधि द्वारा। अब ये सरल पदार्थ होंगे कौन? भोजन को ही हम सरल बनाएंगे, और इसी भोजन से हम प्राप्त करेंगे ऊर्जा। भोजन से प्राप्त किया जाएगा ऊर्जा, और यही ऊर्जा क्या करेगी? जीव के अनुरक्षण का कार्य करेगी। अब बात करें कि ये भोजन ऊर्जा हमको देगा कैसे, या बोल लें किसी भी जीवधारी के शरीर का अनुरक्षण होगा कब? तो होगा कब? जब हमको ऊर्जा मिलेगी। और ऊर्जा मिलेगी किससे? ऊर्जा मिलेगी भोजन से। तो भोजन से ऊर्जा मिलती है। जैसे मैं एग्जांपल में ले लूं कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मैं एग्जांपल में ले रहा हूं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो हमको भोजन से प्राप्त होता है। अब ग्लूकोज से हमको ऊर्जा मिलती है, ये हमें पता है। अब ये ऊर्जा मिलेगी कैसे? अब इस ग्लूकोज को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। अब तोड़ने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या जरूरी होता है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को हम लेंगे कब? जब हम श्वसन करेंगे, या बोलें जब हम सांस को अंदर बाहर करेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं? भोजन को तोड़ सकते हैं। ये भोजन टूटेगा कहाँ? कोशिका के अंदर। ये भोजन टूटेगा कोशिका के अंदर। अब इस भोजन को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ऊर्जा में इसको तोड़ देगा। भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा में तोड़ देगा। अब इसी ऊर्जा का प्रयोग हम करेंगे किसी भी जीवित शरीर के अनुरक्षण में, या बोलें किसी भी जीवित शरीर के देखभाल में इसी ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। बात हो गई पोषण में क्या होगा? सरल पदार्थ को जटिल बनाया जाएगा, उसको हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण, और जटिल पदार्थ को फिर से सरल बनाया जाएगा, उसे हम बोलेंगे पाचन। अब मान लेते हैं कि ऊर्जा मिलेगी किससे? तो ऊर्जा मिलती है भोजन से। अब भोजन के रूप में हमने मान लिया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट या बोल लें ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में तोड़ देगा। इसी ऊर्जा का प्रयोग हम शरीर के अनुरक्षण में करेंगे।
तो बात आती है कि परिवहन क्या करेगा। मान लेते हैं श्वसन में हम क्या करेंगे, भोजन को तोड़ेंगे और ऊर्जा को निकालेंगे। ऑक्सीजन, जब हम श्वसन कर रहे होते हैं या बोलें जब हम ऊर्जा को बना रहे होते हैं, तो ऊर्जा को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कार्बन ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाएगा कौन, तो कोशिका तक पहुंचाएगा परिवहन विधि द्वारा, कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाएगा। अब जब हमारे शरीर में ऊर्जा बन रही है, तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न प्रकार के अनवांछित पदार्थ भी हमारे शरीर में बनाए जाते हैं, जिसको हम उत्सर्जन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या करती हैं, जब एक साथ काम करेंगी तब किसी जीव के शरीर का अनुरक्षण किया जाएगा। तो सबसे पहले पोषण की बात कर लिया। पोषण क्या होता है, सरल पदार्थ को जटिल पदार्थ में परिवर्तित करना कहलाएगा प्रकाश संश्लेषण, और फिर से जटिल को किस में बदल लेना, सरल पदार्थ में बदल लेना कहलाएगा पाचन। अब ये जो सरल पदार्थ है इसी को हम बोलेंगे भोजन, या बोल लें ये जो हमने किया है सारी कहानियां हमने किसके लिए किया, भोजन। अब भोजन के रूप में हमने सबसे पहले मान लिया हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम बोलेंगे ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को लेने के लिए हम क्या करेंगे, सांस लेंगे। सांस लेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी। अब ऑक्सीजन, ये जो भोजन टूटते हैं और ऊर्जा मिलती है, टूटेंगे कहाँ, कोशिका के अंदर। अब ये कोशिका के अंदर टूटेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ होती है, बाहर। ऑक्सीजन तो होती है वायुमंडल में, ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाना होता है, कोशिकाओं के अंदर। तो कोशिकाओं के अंदर पहुँचाएंगे किस विधि द्वारा, परिवहन विधि द्वारा पहुँचाया जाएगा। अब बात करते हैं कि जब ये सारी प्रक्रियाएं होती रहेंगी तो हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ भी बनते रहते हैं, जिनको हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए हम उत्सर्जन का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी कहानियां रहीं। तो सबसे पहले हमने बात की जैव प्रक्रम। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से किसी भी जीवधारी के शरीर का अनुरक्षण का कार्य करेंगे, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में हमने देखा 4 चीज़ें सम्मिलित होती हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। पोषण में क्या किया गया, सरल पदार्थ को जटिल पदार्थ में बदला गया, जिसे बोला गया प्रकाश संश्लेषण, और जटिल पदार्थ को फिर से सरल में बदल लिया गया, जिसे बोला गया पाचन। अब ये सरल से जटिल और जटिल से सरल हम बना किसको रहे हैं, भोजन को। तो भोजन के रूप में एक हमने एग्जाम्पल में मान लिया, हमने ले लिया ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमको मिलेगी कब, जब हम करेंगे श्वसन, जब हम सांस को अंदर बाहर लेंगे तब हमको मिलेगी ऑक्सीजन। और ये जो भोजन टूटता है वो टूटता किसके अंदर है, कोशिका के अंदर। अब इस ऑक्सीजन को, बाहर की ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाएंगे कैसे, तो वो प्रयोग करते हैं परिवहन। अब बाकी ये सारी कहानियां हमारे शरीर में होती रहती हैं, तो उस समय हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ भी बनेंगे, जिनको शरीर से बाहर निकालने के लिए हम उत्सर्जन का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि जैव प्रक्रम में क्या क्या हो रहा था। जैव प्रक्रम में हमने सबसे पहले कहानी पढ़ी थी पोषण। पोषण में क्या होगा, सरल पदार्थ को हम जटिल बनाएंगे, जिसे हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण, और जटिल पदार्थ को हम फिर से सरल बना लेते हैं, जिसे हमने बोला था पाचन। अब सरल पदार्थ को ही हमने मान लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब हमने तोड़ा तो उसको तोड़ने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। अब ऑक्सीजन को हम कब पाएंगे, जब हम सांस लेंगे, और सांस लेंगे तो ऑक्सीजन तो वायुमंडल में होती है, उसे कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम किसका है, परिवहन का। और बाकी ये सारी प्रक्रियाओं के दौरान हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, जिनको बाहर निकालेंगे, जिसे हम बोलेंगे उत्सर्जन। तो ये 4 प्रक्रम मिलेंगे और किसी भी जीवधारी के शरीर का अनुरक्षण करेंगे, जिसे हम सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोषण क्या होता है। पोषण, अगर हम पोषण की परिभाषा के ऊपर नजर डालें, गौर करें, तो पोषण की परिभाषा होती है जीवधारियों द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करना पोषण कहलाता है। अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया
पोषण कहलाती है। तो किसी भी जीवधारी द्वारा भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं पोषण। अब भोजन के रूप में हम क्या क्या लेंगे, भोजन को किस रूप में लेंगे, हम भोजन कहते कि नहीं हैं, जरा उस पर गौर करते हैं। तो जरा समझते हैं कि भोजन क्या होता है। तो भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जरा सुनना। जीवधारी के वृद्धि व विकास के लिए, जीवधारी के वृद्धि व विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों जैसे पोषक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें ही संयुक्त रूप से भोजन कहते हैं। तो ये कहानी रही भोजन की और पोषण की। पोषण का मतलब क्या है कि जीवधारी द्वारा भोजन को अंतर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होगी उसी को हम बोलेंगे पोषण। अब पोषण में क्या कर रहे हैं, हम भोजन का अंतर ग्रहण कर रहे हैं। तो बात ये आती है कि भोजन क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों को हम भोजन बोल सकते हैं। तो जीवधारी के वृद्धि व विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें ही संयुक्त रूप से इन्हीं तीनों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कुछ विटामिन भी आएंगे, विटामिन, खनिज, इन्हीं सब को हम जब एक साथ मिलाएंगे तो उसी को हम बोलते हैं भोजन। उन्हीं को हम संयुक्त रूप से कहेंगे भोजन। तो बात समझ में आई। तो ये रहा पोषण। पोषण में क्या होगा, जीवधारियों को भोजन का अंतर ग्रहण करना है। अब भोजन क्या होता है, भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन्हीं को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम सम्मिलित रूप से भोजन नाम देते हैं। ये रही कहानी पोषण की और भोजन की। तो बात करेंगे कि भोजन की आवश्यकता, ये तो कहानी आपको समझ में आ ही रही होगी। जीवधारी क्या करेंगे, भोजन को अंतर ग्रहण करेंगे। अब भोजन के रूप में क्या क्या लेंगे, भोजन के रूप में लेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सारी चीज़ें अपने भोजन के रूप में जीवधारी ग्रहण करते हैं और इन्हीं से उनको ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा का प्रयोग जीवधारी अपने शरीर के अनुरक्षण के कार्य में करते हैं। तो ये सारी कहानियाँ रहीं। आगे चलते हैं। चलिए फिर बात करते हैं कि भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भोजन बोलने या पोषण की आवश्यकता किसी भी जीवधारी को क्यों पड़ती है, भोजन या पोषण की आवश्यकता। किसी भी जीवधारी को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमको भोजन लेने की आवश्यकता क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको भोजन लेने के लिए क्या क्या होगा, भोजन हम क्यों लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वृद्धि। सबसे पहली कहानी जानेंगे कि वृद्धि के लिए। दूसरी बात करेंगे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त
करने के लिए। तो सबसे पहले हमने बात की कि वृद्धि के लिए हमको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। वृद्धि के लिए भोजन चाहिए। तो सबसे पहली कहानी हो गई वृद्धि के लिए भोजन चाहिए, और दूसरी कहानी क्या हो गई? ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और तीसरी, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत। शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत। तो ये सारी कहानियां होती हैं, वृद्धि करवानी है शरीर की, या वृद्धि में ही हम बोल सकते हैं कि विकास भी करवा सकते हैं। वृद्धि और विकास के लिए हमको भोजन चाहिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमको भोजन चाहिए, और शरीर में विभिन्न प्रकार की टूट फूट होती हैं। जैसे कभी चोट लग जाती है तो हमारी कोशिकाएं क्या होती हैं? मर जाती हैं। अब उन कोशिकाओं को हटाने के लिए, नई कोशिकाओं को बनाने के लिए हमको चाहिए क्या? भोजन चाहिए। अब भोजन से हमको डायरेक्टली क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ऊर्जा। भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी, और उसी ऊर्जा का प्रयोग हम अपने शरीर के विभिन्न कार्य में करेंगे, वृद्धि करवाएंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करेंगे। तो ये तो कहानी रही कि भोजन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। तो इन कारणों के लिए हमको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर में वृद्धि और विकास करवाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए हमको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। या बोल लें, भोजन को हम पोषण भी कह सकते हैं। पोषण की आवश्यकता पड़ती है। अब पोषण कितने प्रकार के हो सकते हैं उसकी बात करेंगे कि पोषण जो भोजन की प्रक्रिया है, हम किन किन प्रक्रियाओं द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण कर सकते हैं, या अपने भोजन को बना सकते हैं, या भोजन को पका सकते हैं। मैंने पकाना क्यों बोला, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। बात करेंगे पोषण कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम जानने का प्रयास करें तो पोषण होता है दो प्रकार का। एक को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और दूसरे को हम बोलते हैं विषम पोषी पोषण, या इसी को हम बोलते हैं परपोषी पोषण, परपोषी पोषण। इसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसे हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पोषण प्रकार हो गए दो, एक हो गया स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। स्वपोषी को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, और विषमपोषी को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। तो स्वपोषी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम स्वपोषी को ही जान लें। स्वपोषी, स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब होता है स्वयं। पोषी का मतलब होता है पोषण करना, पोषण करना, मतलब स्वयं को पोषित करना या स्वयं को पोषण देना स्वपोषण कहलाता है। तो स्वपोषण की बात अगर हम और करें, अगर इसकी परिभाषा बोले तो पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। स्वपोषी पोषण करने वाले जीव अपना भोजन स्वयं बनाएंगे या किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। ये खुद अपना भोजन बनाने के लिए सक्षम होते हैं। और ऐसे जीवधारी जो स्वपोषी पोषण करते हैं, जीवधारी जो ऐसे जीवों को हम बोलते हैं
जीवों को क्या बोला जाता है? जीवों को स्वपोषी जीव बोला जाता है, स्वपोषी जीव, जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। इन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स या बोल लें स्वपोषी जीव जो होते हैं वो स्वयं को पोषित करने में सक्षम होते हैं, या पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है। अगर उदाहरण की बात करें कि कौन कौन से ऐसे जीवधारी हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आएंगे हरे पादप, हरे पादप, और इसमें आएंगे नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BGA। तो हरे पादप और नील हरित शैवाल ये दोनों अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं को पोषित करना या स्वयं को पोषण देना या स्वयं को पोषण करना। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो ये तो रही कहानी स्वपोषी की, स्वयं को पोषण कर पाएंगे और अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होंगे। और इन जीवों को हम स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। और इसमें उदाहरण की बात करें तो हरे पादप और नील हरित शैवाल, या जिनको हम BGA भी बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ये दोनों जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब बात आती है कि अपना भोजन कैसे बनाएंगे। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे इसके आगे कि ये अपना भोजन कैसे स्वयं बना पा रहे हैं, किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ये कैसे किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं, क्यों इनको कहा जाता है कि ये अपने आप भोजन को बना सकते हैं। तो इनको भोजन बनाने के लिए चाहिए अकार्बनिक पदार्थ। ये भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। ये अकार्बनिक पदार्थों को बदलते हैं कार्बनिक पदार्थ में, कार्बनिक पदार्थ में। एक कुछ अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं और अपने भोजन का निर्माण, इसी कार्बनिक पदार्थ को हम बोल लेंगे कि ये बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। ये बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट किसकी सहायता से? अकार्बनिक पदार्थ की सहायता से कार्बनिक पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी सहायता से स्वपोषी अपना भोजन बना सकते हैं। बात कर लेते हैं कि स्वपोषी किन किन का प्रयोग करते हैं और अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। इतना तो हमने जान लिया कि ये जो पदार्थ लेंगे वो होंगे अकार्बनिक पदार्थ और उनको बदला जाएगा कार्बनिक पदार्थ में। तो ये करते क्या है, अकार्बनिक पदार्थ लेते हैं, अकार्बनिक पदार्थ बदल दिया जाएगा कार्बनिक पदार्थ में। अब कार्बनिक पदार्थ के रूप में इनमें होता है, ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और लेते हैं पानी, प्रयोग करते हैं सूर्य का प्रकाश। ये सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करते हैं, सूर्य का प्रकाश। और जब इनकी संरचनाओं की हम जब इनकी बात करेंगे तो उनमें एक संरचना पाई जाएगी जिसे हम बोलेंगे पर्णहरिम। तो अकार्बनिक पदार्थ के रूप में सबसे पहला प्रयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का। साथ में ही इनको लेना क्या पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, और ये इनके पास एक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं पर्णहरिम। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम की सहायता से ये बनाएंगे ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करेंगे जिसे हम बोलेंगे ग्लूकोज।
इसी को हम बोलेंगे कार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ के रूप में इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम की सहायता से अपने भोजन या बोल लें ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। अब ये करते कैसे हैं, इनमें ये सारी प्रक्रियाएं होती कैसे हैं, जरा उस पर गौर कर लेते हैं। जैसे एक संरचना मैं बनाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक पेड़ की मैं संरचना बना रहा हूं, जरा ध्यान से गौर से देखिएगा। अब हम इसमें हमने बना दी एक पत्ती, इसमें एक पत्ती हमने बना दी, थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे। और यहां हमने बना दिया सूर्य, थोड़ा सा स्टाइलिश बना लेते हैं इनको। जब आ ही गए हैं तो स्टाइलिश बना लेते हैं, का ही दिक्कत है। अब यहां पर है जड़, या बोल लें इसको हम बोलेंगे मृदा, इसके नीचे मिट्टी होगी। अब ये बाहर है वायुमंडल, बाहर तो उपस्थित है वायुमंडल। अब वायुमंडल में होंगी गैसें। अब इसी गैसों में एक गैस होगी जिसे हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेते हैं और इनके जड़ों में पाया जाता है पानी, या बोल लें मिट्टी होती है, मिट्टी में होगा पानी। अब ये जड़ों से लेंगे पानी, जड़ों से निकलेगा इनके पानी, जड़ों से अवशोषित किया जाएगा पानी। अब इन पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को भेज दिया जाएगा पत्ती के अंदर। अब इसी पत्ती के अंदर होगा पर्णहरिम, इसी पत्ती के अंदर पाया जाएगा पर्णहरिम। अब यही पर्णहरित जो होता है, जिन्हें हम इसी पर्णहरित को हम बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ खींचेगा, सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा या अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये तो कहानी हो गई, क्या हुई, वायुमंडल से क्या लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और जड़ से क्या अवशोषित किया गया, पानी। अब इसको, इन सारी कहानियों को हमने कहाँ पहुंचा दिया, पत्ती के अंदर। और पत्ती के अंदर एक संरचना थी पर्णहरित, या बोल लें जिसे हम बोलेंगे क्लोरोफिल। अब इसी क्लोरोफिल की सहायता से ये सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया गया। अब अट्रैक्ट किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिला और ग्लूकोज का निर्माण कर डाला। ये कहानी बन गई, ग्लूकोज का निर्माण कर डाला। अब आप इसमें देख पाएंगे किसी और की आवश्यकता तो नहीं पड़ी। सूर्य का प्रकाश किसके द्वारा लिया गया, क्लोरोफिल, जो कि इसी पेड़ के अंदर था, इसी पत्ती के अंदर की संरचना थी। और कार्बन डाइऑक्साइड को इसने अवशोषित किया और ये पानी को जड़ से लिया गया। तो इसमें किसी और का पार्टिसिपेशन तो नहीं दिख रहा है, एक खुद से अपनी सारी कहानियों को बना रहे हैं और उन कहानियों को ग्लूकोज को के रूप में परिवर्तित करके अपने भोजन का निर्माण कर पा रहे हैं। तो ये तो कहानी रही स्वपोषी पोषण करने वाले जीवों की, जो अपना भोजन कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अगर इसी प्रक्रिया की हम बात करें, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। आगे इसको हम डिटेल करेंगे, बट अभी के लिए ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ है, उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा स्वपोषी अपने भोजन का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई? एक कहानी थोड़ी सी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो हुआ क्या है, एक तो वायुमंडल में थी गैस और जड़ के अंदर था पानी। तो पानी को अवशोषित किया, पानी को जड़ के द्वारा अवशोषित करके पत्ती में भेजा गया और कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती के अंदर वायुमंडल से लिया गया। और ये इसमें क्लोरोफिल नामक संरचना थी जो सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल लिया गया। अगर एक चीज और हम जानने का प्रयास करें, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में बदल जाना एक कौन सी अपक्रिया है, तो आप बोलेंगे ये है अपचयन अपक्रिया, अपचयन अभिक्रिया।
अपचयन अपक्रिया का मतलब क्या होता है? ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। अगर ऑक्सीजन बाहर ना भी आए फिर भी हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। तो अपचयन में क्या किया गया, ये जो पानी का हाइड्रोजन होगा इसको किस में जोड़ दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड में जोड़ दिया गया और ग्लूकोज का निर्माण किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है जिसके कारण ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये रही कहानी स्वपोषी पोषण करने वाले जीवों की कि अपना पोषण कैसे करते हैं, अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। अब इसी भोजन को श्वसन विधि द्वारा ये तोड़ेंगे और ऊर्जा का निर्माण करेंगे और अपने शरीर के अनुरक्षण का कार्य करेंगे। तो आगे चले, अगर आपकी कहानियां कंप्लीट हो गई हो तो आगे चल ले। चलिए फिर आगे चलें। पहली कहानी तो हमने देख लिया, स्वपोषी पोषण करने वाले जीव अपना पोषण कैसे करते हैं और पोषण में कौन कौन से जीवधारी आते हैं। तो स्वपोषण में हमने दो प्रकार के जीवधारी देख लिए, एक तो हमने देख लिया हरे पादप को और एक हमने देख लिया नीलहरित शैवाल जिसे हम बोलते हैं बीजीय। तो ये सारी कहानियां हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब बात करते हैं कि जो दूसरा हमने देखा था विषम पोषी पोषण, जिसे हमने बोला था हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक अब अगर हम विषम पोषी पोषण की बात कर लें तो ऐसी पोषण की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो अगर अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे तो भोजन करेंगे कहाँ से, ऊर्जा मिलेगी कहाँ से। बात ये आके फंस जाती है कि अगर ये भोजन अपना स्वयं नहीं बना पा रहे हैं तो इनको भोजन मिल कहाँ से रहा है, ये जीवित कैसे हैं। जैसे हम लोगों की बात कर लें, मानव की बात कर लें, जंतुओं की बात कर लें तो जंतु अपना भोजन कभी स्वयं बना नहीं सकते हैं। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हम भोजन कभी नहीं बना सकते हैं, हम सिर्फ भोजन को पका सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं हमारी मम्मी लोग खाना बनाती हैं घर में, हम बोलते हैं कि मम्मी खाना बना रही हैं, तो मम्मी खाना नहीं बनाती हैं, मम्मी सिर्फ खाने को पकाती हैं। खाना बनाते कौन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देख रखे। खाना बनाएंगे कौन, स्वपोषी। उसी भोजन का प्रयोग हम अपने पोषण के लिए करेंगे। तो हम कौन से हो गए, हम हो गए विषम पोषी। तो हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। तो अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, नहीं बना पाते, विषम पोषी पोषण कहलाता है। ये रही कहानी। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे उसे हम विषम पोषी पोषण कहेंगे। अगर उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण में आ जाएंगे जंतु, उदाहरण में क्या आ जाएंगे, जंतु आ जाएंगे। जंतु में भी बात कर लें तो मानव आ गए, मान लेते हैं भेड़ आ गई, छोड़िए इतना काफी, मानव आ गए। ये सारे लोग कैसे पोषण कर पाते हैं, विषम पोषी। और इन जीवों को हम बोलते हैं, विषम पोषी जीव। इन जीवों को हम बोलते हैं विषम पोषी जीव। इन जीवों को हम बोलते हैं विषम पोषी जीव, जिसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। इन जीवों को हम विषम पोषी जीव या हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं।
अगर इनकी मैं और बात करूं तो ये अपने भोजन के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से बोल लें चाहे अप्रत्यक्ष रूप से बोल लें, तो ये निर्भर होते हैं भोजन के लिए, ये निर्भर होते हैं भोजन के लिए स्वपोषी पर, स्वपोषी पर निर्भर होंगे। अगर स्वपोषी जीव भोजन नहीं बनाएंगे तो विषमपोषी जीव भी भोजन नहीं पाएंगे। तो ये भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर होंगे। भोजन के लिए अगर मैं बात करूं तो स्वपोषी पर निर्भर होंगे, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से बात कर लें चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूपों में ये किस पे निर्भर होंगे, स्वपोषी पर निर्भर होंगे। और ये स्वपोषी भी किस पे निर्भर होंगे, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होंगे। कहीं ना कहीं इनकी भी निर्भरता होती है सूर्य के प्रकाश पे। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो ये भोजन बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाएंगे, पर जितना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना सकते हैं उस रेशियो से अपना भोजन सूर्य की अनुपस्थिति में नहीं बना पाएंगे। तो विषमपोषी की कहानी सबसे सटीक है कि ये अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर होंगे, स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं। अगर स्वपोषी जीव भोजन नहीं बनाएंगे तो विषमपोषी जीव भोजन नहीं पाएंगे, ये कहानी रहती है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी कहानियाँ जो अभी आज हमने इस क्लास में देखी हैं आपको समझ में आया है। अगर आपको कहानियाँ समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।